बक्सर और बलिया के बीच में गंगा नदी। बिहार में चुनाव है, कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया। मैं भी बिहार में कई दिनों तक था चुनाव प्रचार में। तो जो भी हमारे सुनने वाले हैं साथी कह सकते हैं कि मेरा एक अपना अंडरस्टैंडिंग होगा पॉलिटिक्स का, पार्टी की तरफ से पोजीशन लूँगा। लेकिन समझना है कि कल सेकंड फेज का चुनाव है और जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप मोदी जी जब जाते हैं वहाँ तो कट्टा, जंगल राज, हिंदू-मुसलमान करते हैं, लेकिन गुजरात में रहते हैं तो वहाँ स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी, डायमंड हब, क्या-क्या बुलेट ट्रेन, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इसकी पे बात करते हैं। वहाँ पे ये सब बात नहीं करते हैं, जबकि आपको पता होगा 2002 में गुजरात में जो एक तरह का स्पॉन्सर्ड हिंसा हुआ था, स्पॉन्सर्ड हिंसा मैं कह रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया गया, लेकिन वहाँ कट्टा बंदूक की बात नहीं होती, वहाँ हिंसा तलवार की बात नहीं होती, बिहार में बात होती है। बहरहाल, कल सेकंड फेज का चुनाव है और कैसे वोटिंग पैटर्न बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है वहाँ पे, इतने वोट काटने के बावजूद लोग जमकर वोटिंग किया है। मैं भी वोट देकर आया हूँ बिहार से, अपने गाँव से। और देखा कि वहाँ शाम तक बड़ी संख्या में महिलाएँ भी, पुरुष भी, ज़्यादातर महिलाएँ लाइन में खड़ी थी। कल सेकंड फेज का चुनाव होना है। क्या परिस्थितियाँ बनती है? किसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है? चर्चा इस एपिसोड में इसी विषय पर। बहुत लंबे अंतराल के बाद आया हूँ यूट्यूब पे बिकॉज़ चुनाव था और उसमें हम लोग की भागीदारी थी एक तरह से। जेपी सिंह साहब बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं इस एपिसोड में। ध्यान से सुनिएगा, अंदाज भी बदला हुआ है, फिर एकदम रंगीन टोपी के साथ जेपी सिंह साहब अम्बेडकर रामायण में मौजूद हैं। चलते हैं कि गंगा के दोनों तरफ जेपी सिंह साहब का घर है। बक्सर में भी है और बलिया में भी है। अब बीच में गंगा है। तो उत्तर प्रदेश को भी समझते हैं और बिहार को भी समझते हैं। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है पिछले 15 दिनों में, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमारे लिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे 14 तारीख को लगातार टीवी पे बोलना पड़ेगा, आज भी बोलना ही है। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं एज़ ए स्टूडेंट मैं समझूँगा जेपी सिंह साहब से, एज़ ए पत्रकार वो बिहार के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। स्वागत है सर। देखिए सर, 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी जी। और नोटबंदी, जीएसटी से लेके एक के बाद एक जिस तरह इसने कदम उठाए थे और जी। 100 दिन में जो है अच्छे दिन लाने का जो वादा करके पलटे थे और बाद में जिस तरह जो है वो अमित शाह साहब ने कहा कि सब जुमलेबाजी है, जुमले पे नहीं ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो लगातार चुनाव हुए और सरकार की एंटी पीपुल पॉलिसी लगातार चलती रही, तो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ पत्रकारिता में 30 साल से अधिक समय गुजारने के बाद अब एक सामान्य नागरिक के रूप में कि कोई भी चुनी हुई सरकार अगर जनता की कीमत पर अपनी नीतियों को, ऐसी नीतियों को जो जन विरोधी हो लागू करती है, तो इसका मतलब है कि वो जनता के लोकप्रिय वोटों से चुनकर नहीं आई। कहीं ना कुछ टेक्निकल खेल है। जो खेल पहले ईवीएम से शुरू हुआ और अब वोट चोरी तक जो है वो खेल पहुंच गया। क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार 2 बार बनी थी। एक बार उसमें चिदम्बरम जो है वो थे, क्या कहते हैं, वित्त मंत्री, और चिदम्बरम साहब के बारे में माना जाता है कि वो आर्थिक उदारीकरण के हार्डलाइन समर्थक हैं, हार्डलाइनर है। और प्रणब मुखर्जी को माना जाता था कि ये सॉफ्ट लाइनर है, मॉडरेट है। आर्थिक स्थिति में जो हुआ कि जिसको बीजेपी ने पॉलिसी पैरालिसिस करके काफी प्रचार करने की कोशिश की मनमोहन सिंह के दौर में, जब मंदी आई थी, तो कांग्रेस ने चिदम्बरम को हटाकर फिर से जो है उनको मंत्री बना दिया था, वित्त मंत्री, आपके क्या कहते हैं, प्रणब मुखर्जी को। फिर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के जब उम्मीदवार हुए तब जाके चिदम्बरम को कुर्सी मिली वापस। और जब प्रणब मुखर्जी जो थे तो उसमें एक बार और भी हल्ला हुआ था कि तमाम बग्स वित्त मंत्रालय की तमाम मेजों के नीचे लगे पाए गए कि मैंने कोई जो है जासूसी करा रहा था। हालांकि इसकी कभी गंभीरता से जांच नहीं हुई और जांच हुई भी होगी तो इसका कभी रिजल्ट सार्वजनिक नहीं हुआ कि कौन जो है जासूसी करा रहा था। लेकिन ये माना जाता था कि जो हार्डलाइनर कारपोरेट हैं, ये उनकी तरफ से जो है वो क्या कहते हैं जाल फेंका गया था जासूसी का, कि मैंने इनके मॉडरेट वित्त मंत्रालय में क्या चलेगा।
तो मैंने यूपीए की सरकार 2 बार बनने के बाद उस दौरान भी जो है इनको वित्त मंत्री बदलना पड़ा था, लेकिन मोदी जी की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी हाल रहे। और जो जो कहा इन्होंने, चाहे जीएसटी पे जो भी कहा, पेट्रोल का दाम कम करने के लिए कहा, मैंने हर मोर्चे पर इन्होंने जन विरोधी नीतियों को अपनाया। अब ये राहुल गांधी ने जिस तरह जो है सब चीजों को पकड़ा, अब देखिए इसमें भी आप थोड़ा सा 1 मिनट का हम आपका समय इस पे भी लेना चाहते हैं। 2014 के बाद जब 2019 का चुनाव हुआ, तो जो तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ईमानदार दिखने की कोशिश में जो निर्देश जारी किए चुनाव के समय 2019 के, उसमें एक निर्देश ये था कि जो भी ट्रकें, जो भी गाड़ियां ईवीएम लेके जो है हाल वो स्ट्रांग रूम तक आएंगी, उसमें जीपीएस लगा रहेगा ताकि पूरा ट्रैक किया जाए कि वो गाड़ियां कहाँ से गुजरी, ताकि ये आशंका को जो है मतलब क्या कहते हैं निर्मूल किया जा सके कि बीच में कुछ खेल होता है ईवीएम के साथ। जब ये निर्देश हमने पढ़ा तो पढ़ते ही मेरे दिमाग में तुरंत पत्रकारिता वाला कीड़ा घुस गया कि ये जो ईमानदार दिखने की कोशिश है ये शुद्ध बेईमानी है। क्यों? क्योंकि जब इस पूरे देश में बीएसएनएल धराशायी है, एमटीएनएल का कोई पूछना नहीं, वो भी बड़े बड़े शहरों में, 2-4 शहरों में, बाकी रहा कहीं जो है जियो है, कहीं आपका वोडाफोन है, कहीं आपका एयरटेल है। तो जब पूरे देश में एक रुपया नहीं है जो है वाईफाई की और उसकी, तो आप जीपीएस को ट्रैक कैसे करेंगे? इससे सीधे सीधे जो है ये परिलक्षित हुआ कि कहीं ना कहीं ईवीएम बदलने का खेल चल रहा है। 2019 के बाद जो तमाम गैर सरकारी संगठन है, उन्होंने आंकड़े निकाल के सुप्रीम कोर्ट में 360 से 375 सीटों के बीच में कहा कि इसमें जो वोट डाले गए, जो वोट निकला, उसमें अंतर है। तमाम बड़े बड़े अखबारों में छपा, गोदी मीडिया में नहीं छपा। उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये मुझे आज तक नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो आप बताइएगा। उस याचिका का क्या हुआ जिसमें वोट जो डाला गया, वोट जो निकला, उसका जो अंतर था वो क्यों हुआ, आज तक उसको जस्टिफाई ये नहीं कर पाए। और उसी समय से ये भी शुरू हुआ कि जब वोट खत्म हो जाता है तो फॉर्म 16, 17 जो भी दिया जाता है, उसके बजाय ये 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अगले दिन तक भविष्यवाणी करते रहे कि कितना वोट पड़ा है। और वोट जो है वो 5% से 28% तक जो है मतलब क्या कहते हैं ज्यादा बढ़ा के पड़ा। इस बार बिहार में 64 दशमलव कुछ % शुरुआत में कहा गया, हालांकि अगले दिन जब ऑफिशियल फिगर जारी हुआ तो 65 दशमलव कुछ % ही हुआ। तो मैंने 5.5 या 6% ही जो है वो वोट बढ़े की बात हुई। वो नहीं हुआ कि 20% वोट बढ़ गया। 20% बढ़ता तो अब की बार भी खेत फरुखाबादी माना जाता। तो इसके बाद जो है ये शुद्ध रूप से ये जो वोट चोरी का मामला है वो 2019 के बाद विधानसभा चुनाव में और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, और 2019 में तो हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बिहार में भी करने की तैयारी है। कितना होगा कितना नहीं होगा, और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर अपनी आशंका भी व्यक्त की है। और हरियाणा दिख ही रहा है ना सोशल मीडिया में, वीवीपैट फेंका हुआ मिला सराय रंजन में, कई जगह स्ट्रॉन्ग रूम में घुसते हुए दिखा। हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम उन्होंने गिराया, उसका तो इन लोगों को जवाब देते नहीं रहा है। अब सवाल इस बात का है कि इस परिस्थिति में बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में सारे सर्वे, सारे राजनीतिक विश्लेषक, सारे विद्वान एक स्वर से कह रहे हैं कि महागठबंधन की बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। जो 8-9% वोट बढ़ा है वो जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आपका जो समीकरण है वो भी महागठबंधन के पक्ष में है। फिर जो बीजेपी और लोजपा की सीट है, 29 सीट इनकी और बाकी 101 सीट उनकी, 130 सीटों में जहां जो है क्या कहते हैं आपका जो पहला फेज हुआ है, जहां जदयू नहीं है, वहां जदयू के वोटर वर्ग में 2 नारे चल रहे हैं, तीर और लालटेन एक है। जहां लालटेन है, जहां लालटेन है वहां तीर। अब ये कितना कन्वर्ट हुआ होगा ये तो जब 11 तारीख को बक्सा खुलेगा तब पता चलेगा। और दूसरा एक और भी बात है, चुपचाप लालटेन पर छाप, ये उससे भी छोटा नारा जो है ये चल रहा है, चुपचाप लालटेन पर छाप। ये भी नारा बिहार में उन क्षेत्रों में चल रहा है जहां आपका क्या कहते हैं लोजपा और जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं।
और जिस तरह नीतीश कुमार को इन लोगों ने जो है अल्जाइमर या वगैरह वगैरह में फंसाने की कोशिश की थी कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ उनको याद ही नहीं रहता, वो तो अंडर का बंड करते हैं। और जिस तरह लल्लन सिंह और संजय झा अमित शाह की गोद में बैठ गए। हालांकि लल्लन सिंह का कुछ कुछ वीडियो आ रहा है जिसमें वो अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने अपमान किया नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने उनका अपमान नहीं किया है। तो उससे लग रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं ताकि नीतीश की नजरों में वो गिरने से थोड़ा बच जाए। लेकिन संजय झा के बारे में तो है कि उनको नीतीश कुमार ने अपनी नजरों से बिल्कुल गिरा दिया। अब चुनाव के बाद क्या होगा? दूसरा, नीतीश कुमार के ऑफिस में जो लगा हुआ था कि अब की बार फिर एनडीए सरकार, वहां वो पोस्टर बदल के हो गया है अब की बार नीतीश सरकार, अब की बार फिर नीतीश सरकार। ये सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे बोलने के लिए चाहे जो बोले, प्रधानमंत्री के मंचों पर जा नहीं रहे, अमित शाह से मिल नहीं रहे, और चुनाव के बाद लालू यादव और अमित शाह इनकी नीतीश कुमार की जुगलबंदी की सरकार बनेगी। यही नहीं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कुछ लड़के हैं जो कुर्मी समुदाय से विशेष रूप से, या जिनके पिता TSL, आपके ITI BPCL वगैरह में इंजीनियर हैं, उनके लड़के हैं जो हम लोग के साथ पढ़ते थे, वो बिहार में इस समय उनका जो है जीवन यापन चल रहा है। वो पिताजी के बाद वो लोग बिहार चले गए। उन सब का कहना है कि भैया आप मानिए या ना मानिए, कोई माने या ना माने, चुनाव के बाद लालू और नीतीश की मिली हुई सरकार बनेगी। अब क्या होगा ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन ये बिहार का जो चुनाव का वो है, ये कई लोगों की दशा और दिशा को तय करेगा। ये महागठबंधन की दशा दिशा को तय करेगा, ये NDA की दशा दिशा को तय करेगा, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दशा दिशा को तय करेगा। ये साधारण चुनाव नहीं है कि केवल एक बिहार का चुनाव नहीं है। इन्होंने जिस तरह वहां बिहार में अपना प्रयोग किया है या नीतीश को हटाने की मंशा जाहिर करके जो किया, और जिस तरह वहां सब चीजें डेवलप हो रही हैं और डेवलपमेंट हुए हैं, उसको देख के हो रहा है कि ये जो है आने वाले समय में भारत की राजनीति तय करेगा, राजनीति की दिशा तय करेगा। ये नीतीश और तेजस्वी यादव के भविष्य से कहीं बढ़कर अमित शाह, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और पूरे देश के लिए एक लिटमस टेस्ट तरीका है। यह दूसरा चरण जो अंतिम चरण कहा जा रहा है, देश के लिए भी अंतिम चरण हो सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तेजस्वी के लिए बिहार है, हमारे लिए पूरा देश है। उनकी यह एक पंक्ति इस चुनाव के विशाल कैनवस को समझने के लिए काफी है कि यह सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, राष्ट्रीय भविष्य का जनमत संग्रह है। बिहार चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें बिहार भी शामिल था। वहां बीजेपी को 40 में से सिर्फ 12 सीटें मिली थी। इस तरह यूपी में 80 में से 33 और महाराष्ट्र में 48 में से 9 सीटें मिली थी। इन तीन बड़े राज्यों की 148 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जिसके कारण बीजेपी 240 पर सिमट के रह गई और बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला। बिहार विधानसभा चुनाव दरअसल 2029 के लोकसभा चुनाव का एक ट्रेलर है। अगर यहाँ बीजेपी हारती है तो उसकी 40 लोकसभा सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। इस हार का असर सीधे यूपी के विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा, और अगर वहां भी सत्ता हाथ से निकल गई तो 2029 में बीजेपी के लिए केंद्र में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, जिस तरह केवल 19 दिन का जो है शीत सत्र बुलाया जा रहा है, तो ऐसा संक्षिप्त शीत सत्र जब मध्यावधि चुनाव होते हैं तभी बुलाया जा रहा है। इससे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, जो राजनीतिक विश्लेषण की चीज है, कि कहीं ना कहीं केंद्र में मोदी और शाह को ये लग रहा है कि जिस तरह RSS से उनका जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिस तरह नीतीश और नायडू के तेवर हैं, जिस तरह वो आंखें दिखा रहे हैं, इस तरह जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर नीतीश और नायडू हट जाएं तो सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, सरकार ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाएगी। नेतृत्व परिवर्तन की बात ही बीजेपी में कहीं ना कहीं अंदर से चल रही है। इन सब चीजों से निकलने का एक मास्टर स्ट्रोक मध्यावधि चुनाव लोकसभा का हो सकता है। तो अगर बिहार में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ और नीतीश उनके हाथ से निकले, और उधर नायडू ने भी अगर अपना जो है कुछ तेवर खड़ा किया और जो है रूपक कुछ दूसरा सामने आया,
तो आप मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव सरकार बदल भी सकती है ना, अगर दोनों इंडिया अलायंस को समर्थन। उसके पहले वो जो है राष्ट्रपति सिलेक्शन कर देंगे। और जिस तरह राष्ट्रपति का मामला है, जिस तरह जो है इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं रबर स्टैंप राष्ट्रपति बैठा रखा है, उस तरह वो अगर जो है मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाए तो आप इसमें ताजुब मत कीजिए, क्योंकि इस सरकार में जब चुनाव आयोग इतना जो है परमतम भ्रष्ट निकल गया तो कुछ भी हो सकता है। न्यायपालिका चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। अब देखिए SIR पर तमिलनाडु सरकार ने मुकदमा दाखिल किया है, कांग्रेस ने दाखिल कर दिया, CPM ने दाखिल कर दिया। कल उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। फिर जो है उन्हीं के बेंच में सूर्यकांत जी के जो उर्वी चीफ मिनिस्टर, उर्वी चीफ जस्टिस है। अब कल क्या होता है, फिर तारीख पे तारीख लगती है। कल तो होगा तो नोटिस जारी होगी, फिर जो है वो तारीख पे तारीख लग जाएगी। हालांकि जो है चीफ जस्टिस ने जो है वो अर्जेंसी के आधार पर जो है 11 तारीख रखे, लेकिन सुनवाई संभवतः उन्हीं के यहाँ होगी, सूर्यकांत जी के यहाँ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला भारती के यहाँ। हाँ, SIR पर जो है क्या कहते हैं मतलब सुनवाई कल होने वाली है। ये सब भी है। तो सवाल इस बात का है कि ये जो बिहार का चुनाव है इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप समझिए कि जो है दूसरा चरण जो है वो मतलब उसमें कोई जो है क्या कहते हैं मतलब दूसरी बार बिहार के चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री की बोली भाषा सड़क छाप हुई है, ये राजनीति के गटर में जाने का संकेत है कि एक और उनकी बोली भाषा गटर हुई है। और प्रियंका गांधी को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि बड़ा अच्छा हो कि NDA सरकार, मोदी सरकार एक अपमान मंत्रालय का गठन करते जो सिर्फ ये कलेक्शन करे कि मोदी जी का कहाँ कहाँ अपमान हो रहा है, और साथ में मैं, मेरे भाई, मेरे परिवार के बारे में भी जो सब बातें कही गई हैं वो भी उसमें संकलित किया जाए और देश में एक अपमान मंत्रालय बन जाए। तो अब सवाल इस बात का है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों की जिन 122 सीटों पर 11 नवंबर यानी कल मतदान होना है, वहां NDA के लिए चुनौती है कि वह 2020 में मिली बढ़त को बरकरार रखे। पिछली बार भी शाहाबाद और रोहतास, कैमूर, इन सब इलाकों में आपके जो है वो क्या कहते हैं तेजस्वी को बढ़त, माने राजद को बढ़त मिली थी, और दूसरे चरण का चुनाव हुआ वहां BJP को, ग्रुप जो है NDA को बढ़त मिली थी। पहले चरण की 121 सीटों पर 2020 में महागठबंधन आगे था। इन 122 सीटों के बारे में एक दिलचस्प आंकड़ा यह बताया गया है कि इनमें से 15 सीटों पर 3000 और 3 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से फैसला हुआ था पिछली बार। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि NDA की 2020 में इन सीटों में से 66% मिली थी, जबकि महागठबंधन का आंकड़ा 49% रुक गया था। हालांकि इसके लिए राजद ने बाद में कांग्रेस को दोषी ठहराया था कि उन्होंने कमजोर कैंडिडेट दिए जो हार गए, लेकिन वो ज्यादातर सीटें हारने वाली थी। कांग्रेस के चाहे जितने मजबूत कैंडिडेट आ जाते वो सीटों पर जीतना उस समय के माहौल के हिसाब से संभव नहीं था। फिर एबाबाद चुनाव आयोग तो है। अगर इन आंकड़ों में IMIM के 4 विधायकों का पाला बदलकर RJD में चले जाने को जोड़ने पर महागठबंधन का आंकड़ा 53 तक पहुंच जाता है। तब राजद ने इस चरण की 33 सीटें जीती थी और बाद में 4 विधायक और हो गए थे। इस चरण में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और CPI-ML को 5 सीटें मिली थी। 2020 में इस चरण की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 42 और जदयू को 20 सीटों पर, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक निर्दलीय के समर्थन और बसपा के टिकट पर चुने गए एक विधायक के जदयू ज्वाइन करने से NDA का आंकड़ा 68 तक पहुंचता है। इस चरण में NDA की तरफ से सबसे ज्यादा 53 सीटों पर BJP चुनाव लड़ रही है, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास 15 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव मैदान में। महागठबंधन की ओर से दूसरे चरण में भी RJD सबसे ज्यादा 71 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के 37, CPI-ML के 6 और CPM 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। CPI के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में मोटे तौर पर गंगा के किनारे और उससे कुछ दूर के मध्य बिहार के जिलों में वोटिंग हुई थी। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें ज्यादातर जिले बिहार बाहरी हिस्से और सीमावर्ती बिहार के हैं, जहां ज्यादातर अमित शाह का आरोप है कि जो है यहाँ जो है आपके घुसपैठी आकर के वहां का जो है वो क्या कहते हैं समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इस चरण में अगर सबसे चर्चित इलाके की बात की जाए तो सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है।
अब कल ही जो अररिया में रैली भाजपा की हुई थी उसमें बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन किशनगंज में जो राहुल गांधी की रैली हुई थी वो अररिया से भी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ ओवैसी की पार्टी की वजह से चुनावी समीकरण अलग माना जाता है। यहाँ की 24 सीटों में से पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने वैसे तो 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसके 4 विधायक बाद में राजद में चले गए। माना गया था कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी की वजह से सीमांचल में महागठबंधन को घाटा हुआ और एनडीए के यहाँ बढ़त हासिल की। एनडीए ने तब 12 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार के जो सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ ओवैसी के पार्टी के प्रति मुसलमानों का, अकलियतों का रुझान घटा है और महागठबंधन के प्रति रुझान वो बढ़ा। प्रचार भी कम करते नजर आए चुनाव के दौरान। थोड़ा सा हाइट लीजिए सर। तो प्रचार भी कम कर रहे थे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी, और उसके अलावा जो राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो नैरेटिव सेट किया है, जो जिस तरह रोजगार की बात हुई है, जिस तरह 5 साल में पूरी गारंटी पूरा करने की बात हुई है, उन सब से भी वहाँ के जो है जो जेन जेड जनरेशन जेड कहा जा रहा है, जो युवा तबके के लोग हैं, उनका जो है महागठबंधन के प्रति इतना जबरदस्त रुझान है कि उन्होंने सारे विश्लेषकों के समीकरणों को तहस नहस करके रख दिया। और उसमें कोई ये नहीं है किसी जो है जाति विशेष का, वहां जाति टूटती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जो नौकरी मिलेगी उसमें अंततः तो शिक्षा का योगदान होगा ना। और शिक्षा के योगदान में आप मानिए या ना मानिए, अभी भी अन्य पिछड़े वर्गों, दलित वर्गों से ज्यादा उच्च वर्ग के जो लोग अपने को कहते हैं, सवर्ण जिनको कहते हैं, उनके जो है युवकों का बहुत योगदान है, क्योंकि वो तो मेहनत भी नहीं कर सकते। वो तो चाय पकौड़े की दुकान भी खोलने में उनको दिक्कत है अगर पढ़े लिखे हैं तो उनका ज्यादा वो है। तो इसलिए रुझान में इस बार जो है वो चाहे जो भी तबके के लोग हों, सबका जो जेन जी का रुझान जो है महागठबंधन के प्रति जबरदस्त है। पिछली बार एनडीए को जहां सबसे अच्छी बढ़त मिली थी वह इलाका चंपारण का था, जहां पूर्वी और पश्चिम चंपारण की 21 सीटों में से 17 पर एनडीए की जीत हासिल हुई थी। इसी तरह भागलपुर और बांका की 12 में से 9 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। नेपाल के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी और शिवहर की 9 सीटों पर एनडीए जीती थी। दूसरे चरण में मधुबनी जिले में भी चुनाव होना है, जहां एनडीए को 10 में से 8 सीटें मिली थी। सीमांचल से सटे सुपौल में तो एनडीए ने 5 में से 5 सीट जीत ली थी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। इसके अलावा काराकाट इलाके के कैमूर और रोहतास जिले में भी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा उम्मीदवार है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जैसी हार का सामना करना पड़ा था, उससे सबक लेते हुए एनडीए ने इस बार इस इलाके में ऐसी व्यवस्था की है जिसका फायदा हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हालांकि रोहतास और कैमूर की सभी 11 सीटों पर एनडीए को हार मिली। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन ने ढंग से कोशिश की होगी तो चंपारण मुंह से बीजेपी को हराने में कामयाबी मिल सकती है। इस इलाके में कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद विश्लेषक कर रहे हैं, और वो जो वहाँ जो जन समूह उमड़ रहा है भीड़ में, उस वो जो सभाओं में, उसका भी वो आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस 20 मालूम हो रही है। वैसे तो बिहार में जन सुराज को किसी ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस चरण में सीमांचल की जोकीहाट सीट पर तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह प्रशांत किशोर के गृह जिले की सीट करहगर पर गायक रितेश पांडे से भी अच्छी उम्मीद की जा रही है। लेकिन बहरहाल तो ये बिहार का चुनाव है जो देश की दशा और दिशा दोनों तय करने जा रहा है, और अमित शाह और मोदी के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है। इसके बाद केंद्र में क्या होगा, सरकार रहेगी जाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा या और कुछ होगा। जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, ये लोग बिहार चुनाव में, मुझे नहीं लगा कि नितिन गडकरी कहीं गए हैं, उनकी सभा हुई है। मोहन भागवत का भी कोई बयान नहीं आया है। इससे जी, क्या मायने? 15 नहीं, में इसके उन्होंने मायने बयान दिया ये, था। देखिए, इसके टोटल मायने तो यही हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, लेकिन सब गोपनीयता के आवरण में ढका हुआ है। इसलिए कहीं कुछ चीजें जो है छपी हुई या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिख रही, और साथ में जो अपना मीडिया का सबसे बड़ा चंक, जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। वहां जो है कोई खबर ऐसी छपी नहीं सकती, छन छन के इधर उधर से जो आ रही, लेकिन आपस में नहीं तो आखिर क्या कारण है कि गडकरी उनके इतने जो है काबिल मंत्री हैं और गडकरी को बिहार चुनाव से दूर रखा गया है? आखिर क्या कारण है कि बिहार में जो है आरएसएस ने साफ कह दिया है कि जो है क्या कहते हैं, हमारे कैडर जो है इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए, लड़िए।
जो इनडायरेक्ट कही गई बात है। सही बात तो आज तक आधिकारिक रूप से न कहीं कही गई है, न कहीं सुनी गई है। दूसरी बात, जिस तरह खड़गे ने जो है वो आपका क्या कहते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस पर फिर प्रतिबंध लगाने की बात कह दी, ये कह दी, तो मोहन भागवत उसकी सफाई में ही जुटे हुए हैं कि आरएसएस पे 3 बार प्रतिबंध लग चुका है और जो है आरएसएस को हमेशा प्रतिबंध से भी ढील मिली है। आरएसएस अंग्रेजों के समय में कहाँ पंजीकरण कराती, अंग्रेजों से कराती, तो इसलिए आरएसएस का पंजीकरण को इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। ये लेकिन अंग्रेजों से पेंशन लेती, अंग्रेजों की मुखबिरी करती, अंग्रेजों का सहयोग करती, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए ना। वो तो इनका वो है ना कि अपने साध्य के लिए ये किसी भी साधन के प्रयोग को अनुचित नहीं मानते। ये सिद्धांत जो है सावरकर का था, जिस सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है। इनको जब जरूरत होती है जयप्रकाश नारायण को अंगीकार कर लेते हैं, जब जरूरत होती है सरदार पटेल को अंगीकार कर लेते हैं, जब जरूरत होती इंदिरा है गांधी आपके तक को बोले दुर्गा, गांधी जी को अपना बनाने लगते हैं, जब जरूरत होती है तो इंदिरा गांधी जी का दुर्गा अवतार हो जाता। तो ये तो अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि ये सीधे जो है अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हैं, उसके लिए बीच में कितने साधन की पवित्रता है या अपवित्रता का इनको कोई जो है मतलब ध्यान नहीं, ना उसकी कोई मर्यादा का ये पालन करते हैं। चलिए तो सर, आप चलते समझिए चलते ये बिलो द बेल्ट जो है राजनीति करते चलते चलते सर, हैं। सरकार किसकी जी बनेगी और क्या लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे? देखिए, अगर अगर चुनाव आयोग की नहीं चली तो सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, और अगर चुनाव आयोग की चली तो चुनाव आयोग की सरकार बनेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार बातचीत के लिए। बहुत लंबे समय बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की अगर नहीं चली तो महागठबंधन, चुनाव आयोग की चली तो चुनाव आयोग की सरकार। जेपी सिंह साहब इतना शानदार बात बोल रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर।